Hello students, this is our next class on Kepler's laws of planetary motion. First in this we will discuss about Kepler's law of planetary motion. Now there are three laws of planetary motion. अब केपलर ने उस टाइम पे इन लॉज को कैसे डिड्यूस किया था, वो कैसे किया था, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन को फोकस पे रख के, और जो ये सपोज कर लो ये हमारा सन है सेंटर और प्लैनेट्स इसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं। तो ऐसे केपलर ने स्टडी करा था प्लैनेटरी मोशन के कुछ लॉज। ना ये जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन और क्वेश्चन है ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, सो इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। So our very first law is each planet describes an ellipse having the sun as its focus. The radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal times. And the third law is the squares of the periodic times of the various planets are proportional to the cubes of the major axis of their orbits. अब इन लॉज में सिर्फ सन और प्लैनेट को इसीलिए फोकस किया गया है या सन और प्लैनेट ही मेंशन किए गए हैं क्योंकि जब केपलर ने लॉज डिड्यूस किए थे उस टाइम पे उसने सन और प्लैनेट की हेल्प से किए थे। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, न्यूटन आता है। न्यूटन ने इन लॉज को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी डिड्यूस किया था। पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल with a force varying directly as the product of their masses and inversely as the square of distance between them. इस आर्टिकल की मैथमेटिकली क्या बोल रही है, अगर m1 m2 हमने मास ले लिए दो पार्टिकल्स का जो क्या है r डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या लगेगा F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे हमारा जो g है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस ये जो जी की वैल्यू होती है एक तो हमें वो पता करनी है क्या होती है, और इस लॉ को, इस फोर्स को हम कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले अगर मास हमारा ग्राम्स में है और लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो जी की वैल्यू ये होगी 6.66 इंटू 10⁻⁻⁸, और यूनिट्स जो होंगी फोर्स की वो हमारी डाइन होगी। सेकेंडली अगर हमारा मास किलोग्राम्स में है और लेंथ हमारी मीटर्स में है तो जी की वैल्यू होगी 6.66 इंटू 10⁻⁻11, और जो फोर्स है जो अट्रैक्शन है उसको हम न्यूटन्स में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें ये मेंशन है कि अगर सन को हमने फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लिया और जो प्लैनेट्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं सिर्फ सन से ही, कोई और अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ओनली सन इज़ द अट्रैक्शन, तो जो केपलर्स लॉ होते हैं हम उस केस में केपलर्स लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी डिड्यूस कर सकते हैं, और इन दोनों केपलर्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच का हम इक्विवेलेंस रिलेशन आगे स्टडी करेंगे, इवन वो हम डिराइव भी करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, कुछ डिडक्शंस थी, केपलर्स लॉ ने कुछ बातें बताई थी, वो क्या है, अगर सेंट्रल ऑर्बिट वो हमारा इलिप्स है अंडर अ फोर्स टुवर्ड्स वन ऑफ इट्स टुवर्ड्स वन ऑफ इट्स फोकाई, तो जो उसमें अट्रैक्शन होगी पार्टिकल की वो इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा फोकस से उसके इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो हमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अट्रैक्शन acceleration of each planet towards the sun varies inversely as the square of its distance from the sun, जो कि बात ट्रू है। अब केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रेडियस वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं सन से प्लैनेट का वो स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, तो जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है सेक्टोरियल एरिया का वो हमारा कांस्टेंट है, जो हमने चैप्टर 9 दैट इज सेंट्रल ऑर्बिट में पढ़ा है, जो किसके इक्वल होता है h/2 के इक्वल होता है सॉरी। तो इस लॉ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है प्लैनेट की वो डायरेक्टेड है सन के टुवर्ड्स। ठीक है, अब केपलर थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है, पीरियोडिक टाइम होता है, वो किसके, पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2a³ के।
क्या है इसकी प्रॉपर लैंग्वेज, वो ये है कि पीरियोडिक टाइम का जो स्क्वायर होता है वो क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब सेंट्रल ऑर्बिट से हम क्या उठाते हैं कि जो पीरियोडिक टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। अब इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, सेक्टोरियल एरिया का रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होता है, h/2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टी क्या होगा, 2 पाई ए बी बाई एच। एच की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली, अंडर रूट ऑफ म्यू एल, जहाँ पे एल क्या है, हमारी सेमी लेटस रेक्टम है। ठीक है, अब सेमी लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या है, b² बाय ए है। तो हमने ये सॉल्व करके क्या आया, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई a की पावर 3/2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। तो हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो t² हमारे पास क्या बन गया, π² इंटू 2a³ अपॉन में 2 अब π² और 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइड में चेंज कर लिया और t² हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 2a³ के। अब ये क्या शो करता है, हमारी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन म्यू इज सेम फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ये हमने डिडक्शन की है। नेक्स्ट हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे, इस थ्योरम में हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे, इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश करेंगे केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में। इसमें सिंपली हम 2 स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम केपलर्स लॉ डिराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प में, और सेकंड स्टेप पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव करेंगे केपलर्स लॉ की हेल्प से। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये सन ले लिया फिक्स पोजीशन पे, सन हमने फिक्स पार्टिकल ले लिया स्पेस में, ये रहा, और उसका जो सेंटर है ओरिजिन ले लिया, और जो PR θ प्लेनेट की पोजीशन है किसी भी टाइम t पे। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें लगाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो F होता है वो पर यूनिट मास ऑफ द प्लैनेट इज गिवन बाय म्यू अपॉन r²। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है। अब हमने क्या लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में ये भी लिख दी। यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 1/u के इक्वल है, तो f की वैल्यू क्या होगी, म्यू u²। f की ये वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी इस इक्वेशन में। हमने उसके आगे क्या किया, u² से u² कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। अब हमारे पास जो μ/h² है वो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होती है, तो हमने μ/h² को इस u में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ मुझे इक्वेशन x फॉर्म की चाहिए थी कि d2x/dt² प्लस x कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाए, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, d2x/dt² प्लस x इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x क्या है हमारा u माइनस म्यू अपॉन h²। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, d² + 1 इज इक्वल्स टू 0, d क्या आया प्लस माइनस आयोटा, तो सॉल्यूशन क्या बना, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू c1 cos θ माइनस c2। c1 और c2 जो हमारे क्या है कांस्टेंट्स हैं। अब हमने यहाँ जब x की वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिला, u माइनस म्यू बटे h² इज इक्वल्स टू c1 cos θ माइनस c2। u की वैल्यू 1/r पुट करी, दोनों साइड्स को μ/h² से डिवाइड करा, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, क्या आई, h²/μ/r इज इक्वल्स टू 1 + c1 h²/μ इंटू कॉस ऑफ θ माइनस c2। ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ये इक्वेशन आई है ना, ये क्या है, पोलर इक्वेशन है किसी भी कॉनिक की, जिसकी फॉर्म है L/r इज इक्वल्स टू 1 + e cos θ, जिसका सन क्या है, एक फोकस पे है। ठीक है, अब सेमी लेटस रेक्टम क्या है हमारी, h²/μ है, और एसेंट्रिसिटी क्या है, E1 h²/μ। सो सिंस इलिप्स हमारा क्या है, ओनली क्लोज्ड कॉनिक है, देयरफॉर प्लैनेट वो डिस्क्राइब करेगा एक इलिप्स को जिसका सन, जिसके फोकस पे हमारा सन है। तो यहाँ तक हमने क्या डिराइव करा, केपलर्स फर्स्ट लॉ डिराइव करा। अब सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द पार्टिकल टू अ फिक्स्ड पॉइंट, वो कांस्टेंट है और वो h/2 के बराबर है। सेंटर ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, तो इस केस में भी हमारा केपलर सेकंड लॉ वो वेरीफाई हो गया।
अब हम केपलर्स थर्ड लॉ की डेरिवेशन करेंगे जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं। इसमें सिंपली हमें ए और बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ दी है इलिप्स की। टी हमें टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन अलोंग द ऑर्बिट दिया है। ये हमने फार्मूला लगाया, ये हम डेरिवेशन पीछे कर चुके हैं। तो केपलर्स थर्ड लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब यहाँ तक हमने क्या किया, न्यूटन्स लॉ की हेल्प से हमने केपलर के तीनों लॉ को डिराइव कर दिया। अब हम उल्टा करेंगे कि केपलर लॉ की हेल्प से हम न्यूटन्स के लॉ को डिराइव करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंड लॉ को उठाते हैं। हमें क्या पता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, h/2 कांस्टेंट है। अब इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ले लेते हैं, ये रहा जो कि कांस्टेंट है, जिसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का पार्टिकल का, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन ही बचती है जो सन की तरफ लगती है, अंदर की तरफ, जो इम्प्लाई करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। अब केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ का काम ख़त्म हो गया, फर्स्ट लॉ पे आ गया। पाथ ऑफ अ प्लैनेट वो इलिप्टिक होगा सन के अबाउट। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग पोल एट द सन एज फोकस इज L/R इज इक्वल्स टू 1 + e cos थीटा, जहाँ पे हमारी इसेंट्रिसिटी है वो <1 है। ठीक है जी, ये तो बात हुई हमारी इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, अब इसी लास्ट वाली इक्वेशन को ही हमने सेटिंग की है, मींस उसका जो r की वैल्यू है वो 1/u रख दी है। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की बन गई। यहाँ से हमने u की वैल्यू निकाल दी। अब वही du/d थीटा और d2u/d2 कहाँ पुट करनी है वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इस वाली जो e cos θ/L और -e cos θ/L है, ये हमारी टर्म कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, f की वैल्यू h² इंटू में 1/L बच गई। अब t क्या है, टाइम पीरियड फॉर एन इलिप्टिक ऑर्बिट, जिसका फॉर्मूला ये है जो आएगा πAB/अपॉन में h/2। यहाँ तक हमने केपलर्स का फर्स्ट लॉ यूज़ किया है। अब बात आती है केपलर्स थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ में क्या कहते हैं, t² वो 2a³ के प्रोपोर्शनल है। t²/a³ मेरा कांस्टेंट है, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी जो कि कांस्टेंट है। यहाँ से हमने b² की टर्म को इकट्ठा कर दिया और a² से a² कैंसिल आउट कर दिया। b² क्या है, हमारा सेमी-लेटरस रेक्टम है एलिप्स का। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला कि L/h² तो कांस्टेंट है सारे प्लैनेट्स के लिए, तो h²/L भी कांस्टेंट हो गया। तो f हमारा बचा क्या एग्जैक्टली, इस इक्वेशन से f हमारा क्या बचा, 1/r² इंटू में कांस्टेंट म्यू। सेकेंड इक्वेशन से तो f हमारा यही बचा। ठीक है, अब ये मेरा f बच गया। मास से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। Thus the force of attraction between the sun and planet of mass varies inversely as the square of the distance between them। तो यहाँ से हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश किया है बिटवीन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में। सो अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें सिंपली हमें क्या गिवन है, हमें क्या शो करना है, पाथ ऑफ अ पार्टिकल जो मूव कर रहा है, सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट। पाथ ऑफ पार्टिकल को ये दिखाना है कॉनिक सेक्शन, एंड टू डिस्टिंग्विश 3 केसेस को इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है। सबसे पहले क्या चलते हैं, फोर्स फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है तो पाथ क्या होगा, सेंट्रल ऑर्बिट होगा। सेंट्रल एक्सेलरेशन μ/r²। डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की पीडल फॉर्म में हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी, और जो हमें एक्सेलरेशन दिया एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में μ/r² गिवन है। ठीक है, इसको फिर हम -2 से मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, और फिर इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आ गया, h²/p² इज इक्वल्स टू 2μ/r + c1। सेंट्रल ऑर्बिट के केस में v इज इक्वल्स टू h/p होता है। v² हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, v² क्या आ गया, 2μ/r + c1। यहाँ से h² + p² क्या है, 2μ/r + c1। ठीक है, ये हमें v² पता लग गया।
अब 3 केसेस कौन कौन से हैं? इलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ और हाइपरबोलिक पाथ। इलिप्टिकल पाथ के बीच में क्या होगा? इलिप्टिकल पाथ में अगर ए और बी हमारा लेंथ होता है सेमी मेजर और माइनर एक्सिस की रिस्पेक्टिवली, तो पीडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी? बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a/r - 1। अब इस इक्वेशन को, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है और ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? अब देखो इस वाली और इस वाली टर्म में, जो ये वाली और ये वाली टर्म है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है, पी स्क्वायर। तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेंगे h² बाय बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हमारा न्यूमरेटर फिर से डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर म्यू बाय ए को कंपेयर कर लेंगे और उससे नेक्स्ट में c1 बाय -1 को कंपेयर कर लेंगे। सॉरी। तो इससे हमें क्या पता लग गया? इसी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से हमें h² की वैल्यू म्यू बी स्क्वायर बाय ए आ गई और c1 की वैल्यू -म्यू बाय ए आ गई। तो इस इक्वेशन को हमने वी स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करना है, जिसकी वैल्यू थी 2 μ बाय r प्लस c1, या फिर क्या थी? h² बाय पी स्क्वायर। उसमें पुट करके यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट डेरिवेशन जब हमारा पाथ क्या होगा? पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक पाथ के लिए पैराबोला 4a हमारी लेंथ निकलेगी यहाँ से लेटस रेक्टम की। ठीक है, पीडल इक्वेशन पैराबोलिक की क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर। इसको हम रिवर्स कर लिया, 1 से डिवाइड कर लिए दोनों साइड। 1 से डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन को दोबारा फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी h² बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 μ बाय r प्लस c1। ठीक है, अब यहाँ पी स्क्वायर कॉमन, तो h² बाय 1 आ गया। r यहाँ पे कॉमन, तो म्यू 2 μ अपॉन में 1 बाय a आ गया। c1 बाय 0 आ गया, तो h² के से आ गई मेरी वैल्यू 2 μ बाय a, c1 मेरा 0 आ गया, तो v² की वैल्यू आ गई 2 μ बाय r। ठीक है, अगर पाथ हाइपरबोलिक हो तो क्या होगा? ए और बी यहाँ हमारी लेंथ दी हुई है सेमी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की। तो पीडल इक्वेशन हाइपरबोलिक की क्या है? बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a बाय r प्लस 1। इसको और इस इक्वेशन को फिर से कंपेयर किया, हमारे पास क्या आ गया? h² बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 μ बाय r इज इक्वल्स टू c1 बाय 1। तो h² की वैल्यू आ गया म्यू बी स्क्वायर बाय a, c1 इज इक्वल्स टू म्यू बाय a। अब यहाँ से फिर से हाइपरबोलिक के पाथ के लिए v² की वैल्यू आ गई म्यू इंटू में 2r प्लस 1 बाय a। तो जो ये इक्वेशंस हैं, इनसे हमें h² की वैल्यू ये मिली है और ये मिली है अलग अलग पाथ्स के लिए, और इसमें हमें यही फाइंड आउट करना था। तो इस आर्टिकल की हमारे पास कोरोलरी है। कोरोलरी क्या बोलती है? कुछ एक अदर कंक्लूजन है, अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट हो एक पॉइंट से जो r डिस्टेंस से हो सेंटर ऑफ फोर्स से, जिसकी वेलोसिटी v हो किसी भी डायरेक्शन में, तो पाथ क्या होगा? इलिप्स, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक हो सकता है। अकॉर्डिंगली अगर म्यू कम है 2 μ बाय r से, तो इलिप्टिकल इक्वल है तो पैराबोलिक ज़्यादा है तो हाइपरबोलिक। इस बात को हम पॉइंट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर अब 2 μ बाय r कहाँ से आया था? पीछे वेलोसिटी ले ली हमने पार्टिकल की जब वो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे गिर रहा है। v1² माइनस 2 μ इन्फिनिटी से r पे गिर रहा है, f डी आर। तो ये क्या आ गया हमारा? f क्या था? म्यू बाय r², तो ये 2 μ बाय r आ गया। अगर इलिप्टिकल होगा, अगर वेलोसिटी पॉइंट की छोटी होगी, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पैराबोलिक कब होगा? अगर वेलोसिटी उस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होगी इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हाइपरबोलिक कब होगा? अगर वेलोसिटी उस पॉइंट की बड़ी होगी वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये थी हमारी फर्स्ट कोरोलरी। हमारी सेकंड कोरोलरी क्या कहती है कि अगर v2 वेलोसिटी है द फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन v2² बाय r इज इक्वल्स टू म्यू बाय r²। म्यू बाय r² क्या है? हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है। v2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय r। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब √2 म्यू बाय r, मतलब कि जो ये वाली टर्म है ये मेरी सिंपली क्या है? वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू
2 distance r from the center of force. इसका 1/√2 times. So this is all about the article portion of chapter 10, that is Kepler's law of planetary motion. In next class we will be discussing about questions related to these laws. Okay, till then take care. Thank you.